गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को ये जो अध्याय 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण, है ना, इसका प्रश्न उत्तर भेजा था, पूरा फ़ोटो सेंड किया था और उसके बाद में ऑडियो सेंड करके उसको समझाया भी था, ठीक है। लेकिन पार्ट में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता रहनी चाहिए, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन जैसा करा रही हूँ। ये क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि आप इस चैप्टर को याद कर सके करके, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर होगा ही होगा, है ना। ये मत सोचना कि कोरोना के चलते इस बार भी आप 9वीं के जैसे पास हो जाओगे, है ना। आपका बोर्ड पेपर होगा जिसके लिए आपको याद करना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताई थी, जो स्वाद में खट्टी रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अम्ल। और जो स्वाद में तीखे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्षारक बोलते हैं, है ना। इंडिकेटर मतलब कि सूचक के बारे में भी मैं पूरा बताई थी कि जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं हम उसको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, ठीक है। जो अम्ल है वो क्या करता है? नीला लिटमस पेपर रहता है, मतलब कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। कौन करता है? तो अम्ल। कौन करता है? अम्ल। इसको ऐसे एक एक लाइन में याद रखना, ठीक है। कि जो नीला लिटमस पेपर, मतलब ब्लू और रेड में लिख रही हूँ, है ना। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, और जो क्षार होता है वो क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देता है? ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। और जो अम्ल है ना वो क्या होता है? जल में घुलकर H+ आयन देता है, और जो क्षार है वो क्या करता है? OH- आयन है। ये ना याद करने के लिए लिख लो, क्योंकि हमेशा याद किया पूछा जाता है। अब इसके बाद ये जो ये पूरा बॉक्स है ना, इसको आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन कौन सी खाने की चीज़ों में कौन कौन सा अम्ल होता है। तो यहाँ पर देखो, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये क्षार है ना, और हम लोग इसको रोज़ देखते भी हैं, है ना। तो चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खाने का सोडा जो होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। प्रति अम्ल जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और कपड़े धोने का सोडा रहता है उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िए और अपनी बुक को भी रीड कीजिए। जब तक आप बुक रीड नहीं करोगे कुछ नहीं होगा बेटा। इस साल आप लोगों के लिए ना सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक वीडियो में पढ़ा देते हैं लेकिन मेहनत आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अम्ल क्षारक की पहचान तो वही कि क्या बोलते हैं, जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अब जो सूचक होते हैं ना वो क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक होते हैं और एक कृत्रिम सूचक होते हैं। कृत्रिम मतलब जिसको लैब में बनाया गया है। तो यहाँ पर देखो, गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार के सूचक के रूप में किया जा सकता है। ये प्राकृतिक सूचक हैं, है ना। और इसके अलावा प्राकृतिक सूचकों के अलावा रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन आदि। इन्हें समझने के लिए क्रियाकलाप को छोड़ो, बस इतना को आप याद रखो, जो मेन चीज़ है उसको याद रखो, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। ये देखो, जो सूचक होता है ना वो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। लाइकेन ना सहजीविता रहता है, मतलब इसमें शैवाल और एक और जीव रहता है, वैसे चिपके हुए रहते हैं, उनसे क्या होता है? लाइकेन बनता है। और उन्हीं लाइकेन से क्या होता है? जो सूचक प्राप्त होते हैं, ठीक है। वो लिटमस पेपर होते हैं ना, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, एक ना लाइन आया है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, इंग्लिश में लिखा है लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घ्राण या ग्रंथि सूचक। अब जैसे हमारी आंखें हैं तो हम क्या करते हैं? चीज़ों को देख के कि रेड लिटमस पेपर है, मतलब लाल सूचक पत्र है, उसको नीला में बदल दिया तो वो क्या है? क्षार है। और जो नीला को लाल में बदला वो क्या है? अम्ल है। तो हमारी आंखें हम देख सकते हैं, लेकिन जो अंधे हैं, जो नहीं देख सकते हैं, है ना, तो वो कैसे पता करते हैं? तो घ्राण। घ्राण का मतलब क्या है? सूंघने की शक्ति या गंधी सूचक, मतलब वही खुशबू से क्या करते हैं? स्मेल से पता करते हैं कि कौन सी चीज़ अम्ल है या कौन सी चीज़ क्षार है करके। तो इसमें कौन कौन काम करता है पता है आपको? प्याज के अलावा घ्राण सूचक है वेनिला, लौंग का तेल। इन लोग सब क्या करते हैं? खुशबू के द्वारा क्या होते हैं? इसका पता लगाते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है करके, ठीक है। अगर जो कॉपी में नोट नहीं किए हो क्वेश्चन आंसर तुरंत करो और क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू करो। आप लोग समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो, ये देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वेनिला अपनी गंध क्या करता है? नहीं बदलता। मतलब HCl एसिड आपको बताई हूँ ना, पढ़ाई हूँ मैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इसमें हम वेनिला डालते हैं तो इसका जो वेनिला की खुशबू है वो बदलती नहीं है। लेकिन तनु हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में मधुर गंध, क्योंकि स्वीट जो केक वेक में जो अच्छी स्मेल आती है ना वो इसी की वजह से आती है, वो गंध क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? आगे देखते हैं। ये देखिए,
अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो है ना हेडिंग याद रखना कि जब अम्ल, सिर्फ हेडिंग इसको बस देखो, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल क्या हो गया, ये देखो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अम्ल क्या हो गया, ये 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु क्या हो गया, जिंक। दोनों जब क्रिया किए तो ये क्या बनाया, लवण। ये लवण कौन है, ये जिंक क्लोराइड नाम है इसका। और हाइड्रोजन गैस क्या किया, मुक्त किया। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। और यहीं पर देखो ये हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये क्या है, क्षार है। क्या है, ये क्षार है। अभी मैंने आपको बताई जिसमें H+ रहता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल, और जिसमें OH रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार। तो यहाँ पर OH मिल गया तो ये क्या है, आपका क्षार है। तो क्षार जब जिंक के साथ मतलब धातु के साथ क्रिया किया तो क्या बनाता है, ये भी अम्ल बनाता है, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। इसमें भी देखो कुछ धातुएं क्षारों के साथ भी क्रिया कर लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त करती है। इसके बाद ये वाली अभिक्रिया को भी देखना, क्योंकि लगभग सभी को बुक हम दे चुके हैं ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बुक में देखना, बुक पढ़ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन किसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है। ये देखो अब इसको ना मैं तुमको नहीं बताऊंगी ना इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने सारे केमिकल के हिंदी नाम भी आपको भेजी हूँ कि उसको क्या पढ़ते हैं। तो ये आप बताना कि किसको किसको क्या बोलते हैं और वो कौन सी चीज़ें बनाते हैं। इसको आप लोग खुद सेल्फ रीड कीजिए कि किसको बनाने से, किससे क्रिया करने से क्या बनता है करके। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको मैं बता रही हूँ आपको। ये है आयनीकरण। क्या करण, आयनीकरण। तो आयनीकरण का मतलब क्या होता है, जब हम किसी अम्ल को या क्षार को किसी पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं, या किसी चीज़ में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, घोलने का काम करते हैं। तो वही जो मैं आपको बार बार बताती हूँ, जब कोई जो अम्ल है वो जल में घुल कर क्या करता है, अम्ल क्यों जब भी कोई जो केमिकल है अगर वो H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो H+ आयन देता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और वही जब कोई चीज़ है वो जल में घुलकर OH- आयन देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। इसको सबसे पहले किसने बताया है, तो आर्हेनियस ने। देखो आर्हेनियस लिखा है, इसको आर्हेनियस भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि जो अम्ल है वो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और ये क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। अब प्लस आयन और माइनस आयन के बारे में मैं आपको पिछले साल बता चुकी हूँ। और जब कोई दान देता है तो उस पर आयन आ जाता है, और जब कोई ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आयन आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पीएच मान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना ये देखो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पीएच मान क्या है, तो अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के समझने के अंतर को डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पी का अर्थ है पोटेंस, पोटेंस का मतलब क्या होता है, शक्ति, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा। मतलब जिस भी आयन में हम उसको पानी में घोलते हैं या किसी भी चीज़ में घोलते हैं तो H+ आयन कितना उपस्थित है, उसकी कितनी शक्ति है वो बताता है। ठीक है, यह पीएच द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको चित्र के थ्रू दिखा। अब यहाँ पर देखो ये पीएच स्केल है, ये कौन सा स्केल है, पीएच स्केल है। ये 0 से शुरू होता है और ये कहाँ पर ख़त्म होता है, 14 पे ख़त्म होता है। 0 से लेकर 14 तक की गिनती होती है। अब इसमें जो 7 के जो इस तरफ होते हैं ना उसको हम बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं उसको, अम्लीय, जिसमें H+ आयन सांद्रता को क्या करते हैं, गिना जाता है। इसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं। अब 7 के बाद जो आते हैं ना वो क्या रहते हैं, क्षारीय। क्यों, क्योंकि इसमें OH- आयन की सांद्रता को क्या करते हैं, बताते हैं करके। अब बीच में जो 1 नंबर है ना ये 7 नंबर, तो 7 नंबर क्या होता है, उदासीन। ना ही वो अम्ल होता है और ना ही वो क्षार होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उदासीन। और उदासीन क्या होता है पता है आपको, 7 नंबर। 7 किसका पीएच होता है, पानी। क्या बोलते हैं, पानी, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 6.9 तक क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, और उसके बाद 7.1 से ये 14 तक क्या होगा, क्षार होगा। जो 7 नंबर है वो क्या होगा, उदासीन होगा करके। ठीक है, और उदासीन किसका मान होता है, तो जल का मान होता है। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब हमारी दैनिक जीवन का मतलब क्या होता है, हमारी रोज़मर्रा जो जीवन है उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है ये पीएच यूज़ होता है। तो इन सब के बारे में आपको खुद रीड करना है, और नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछना है कि मैडम ये क्या होता है, हमको नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब करके, ठीक है। ऐसे डरोगे ना कि मैम डांटेंगे करके, तो फिर कुछ नहीं होने वाला आपका। ये पूरी बुक में है, इसको आप पढ़ो। इसको वैसे पढ़ने से एक लाइन में समझ आ जाता है कि हमारा जो पीएच मान है वो कहाँ कहाँ पर लाभदायक है और कहाँ कहाँ पर हानिकारक है करके, ठीक है। अब उसके बाद है लवण। क्या होता है लवण? लवण का मतलब क्या होता है, जब क्या करते हैं आम्ल, क्या बोलते हैं उसको, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, और क्या करते हैं, जल मुक्त करते हैं। तो यही क्या होता है, लवण होता है। देखो मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई हूँ, एसिड बेस मतलब वही एसिड का मतलब अम्ल, बेस का मतलब क्षार। तो अम्ल और क्षार क्रिया किए तो सॉल्ट बनाए, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, वही लवण बनाए। और पानी का एक मतलब क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो आपको पता है जो हम अपने घर में नमक खाते हैं ना, वो भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, मतलब कि लवण है, ठीक है, इसको याद रखना। अब उसके बाद देखो अम्ल वर्षा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत समझना भी ज़रूरी है क्योंकि हम इसको अपने डेली लाइफ में देखते हैं। क्योंकि देखो जब सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं अब भी आपको बताई हूँ कि जल क्या होता है, उदासीन होता है, ना वो अम्ल होता है ना क्षार होता है, ठीक है। तो जो बारिश होती है उसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विलय होने के कारण उस जल के पीएच मान में कमी हो जाती है, मतलब कि वही गंदगी अशुद्धि मिल जाती है, अशुद्ध गैस जब उससे मिल जाती है तो पीएच मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब वर्षा के पीएच का मान क्या होता है, 5.6, देखो होना चाहिए 7 लेकिन हो कितना जाता है, 5.6 हो जाता है, से कम हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है पता है, जो गाड़ियाँ चलती है, जो इंडस्ट्री रहती है, बड़े बड़े कारखाने, उससे जो धुआं निकलता है, उन सब की वजह से ये जो प्रदूषित गैसें हैं ये वायुमंडल के वायु उससे क्रिया करती हैं, और इससे क्या करती हैं, अम्ल वर्षा क्या करती है, उत्पन्न करती है। जैसे कि देखो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और गाड़ियों से ही गंधक सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। जब ये पानी के साथ क्रिया करती है तो ये क्रिया कर करके क्या बनाती है, यहाँ पर देखो सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाई, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाई। और यही सल्फ़र ट्राईऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया करके क्या बनाती है, ये H2SO4, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और वही नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल। और ये जब ज़मीन पर गिरते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। ये जब हमारी स्किन पर गिर जाएगी ना तो हमको खुजली, ईचिंग वगैरह होती है। कभी कभी देखना बारिश का पानी गिर जाता है ना तो ईचिंग टाइप का लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वो क्या रहता है, अम्ल वर्षा। यह जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पति मतलब पेड़ पौधों को, प्राणियों तथा इमारतों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इमारतों में आप लोग नेट चलाते हो ना तो सर्च मार के देखना कि जो ताजमहल है जो संगमरमर से बना है उसमें पीले धब्बे पड़ गए हैं। क्यों पड़ गए हैं, यही अम्ल वर्षा की वजह से जो ताजमहल है उस पर क्या हो गए हैं, पीले धब्बे पड़ गए हैं। ये वैसे स्टोरी मैंने आपको बहुत बार सुनाई होगी मेरे ख्याल से, अगर मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ये बताती भी हूँ, ठीक है। ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। अब आप यहाँ पर देखो मुख्य बिंदु, किसका मतलब नहीं आया समझ में, पूछना, ठीक है। और ये चैप्टर आज के आज पूरी, जिसने नहीं लिखा है वो लिखो, और जिसने लिख लिया है वो क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू करो, ठीक है। कल से मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूँगी आप लोगों का।